हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र, या इसे हम लेंस निर्माताओं का सूत्र भी कहते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसके किरण आरेख को समझेंगे। तो किरण आरेख को समझने के लिए हमने ये एक उत्तल लेंस ए बी लिया है, जिसके एक अपवर्तक पृष्ठ को AP1 बी कह दिया और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ को AP2 बी कह दिया। क्लियर। अपवर्तक पृष्ठ AP1 बी पहला अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके वक्रता केंद्र को हमने C1 कह दिया। क्लियर। अपवर्तक पृष्ठ AP2 बी दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके वक्रता केंद्र को C2 कह दिया। क्लियर। इस लेंस के सामने हमने यहां पर कोई बिंब O रखा। इस बिंब से एक प्रकाश किरण हमने उत्तल लेंस AB के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित कराई। चूंकि आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी निर्गत हो जाती है। तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। क्लियर। जिसे हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। इस बिंब से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण को इस उत्तल लेंस AB के पृष्ठ AP1 B पर आपतित कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो आपको इस बिंदु पर सबसे पहले अभिलंब चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, चूंकि जो पृष्ठ AP1 B है वो पहला पृष्ठ है, पहला अपवर्तक पृष्ठ है, तो इस अपवर्तक पृष्ठ के किसी भी आपतन बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र C1 से मिला दें तो जो लाइन खींची जाएगी वो एक अभिलंब का कार्य करेगी। क्लियर। तो जो ये N1 है वो क्या हो गया, पृष्ठ AP1 B पर अभिलंब। अगर इस आपतित प्रकाश किरण को पृष्ठ AP1 B के द्वारा डिस्टर्ब ना किया जाता तो इसका मार्ग क्या होता, इस प्रकार से ये चली जाती। क्लियर। लेकिन अब ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब कौन सा है, ये है। तो मार्ग ये था, अब अभिलंब की ओर झुकेगी तो नीचे की ओर आएगी। तो ये जो प्रकाश किरण है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इस प्रकार से निर्गत हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रकाश किरण थी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी तो इस अभिलंब की ओर झुक गई। क्लियर। तो आप देख रहे हैं ये अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अपवर्तित प्रकाश किरण इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो यहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा जिसे मैंने कह दिया I'। क्लियर। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ AP1 B के लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा है। देखो, पृष्ठ AP1 B के लिए बिंब कौन है, O, और प्रतिबिंब कौन है, देखो आप AP1 B के लिए प्रतिबिंब कौन है, I'। तो हमने यहां लिख दिया I'। क्लियर। आगे आप देखें कि जो ये प्रकाश किरण है, ये वाली अपवर्तित प्रकाश किरण है, वो पृष्ठ AP2 B के इस बिंदु से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। अर्थात ये जो प्रकाश किरण है अपवर्तित वाली वो इस बिंदु से पुनः डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि उसका मार्ग इस बिंदु से पुनः बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है जब लेंस से बाहर निकलेगी तो उसका ये वाला मार्ग नहीं होगा। क्लियर। तो
ये जो आपतन बिंदु है वो पृष्ठ A P2B पर है, अर्थात दूसरे पृष्ठ पर है। तो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र C2 से मिला देते हैं। क्लियर? तो इसे मैंने कह दिया N2। तो जो ये N2 है वो पृष्ठ A P2B के लिए अभिलंब हो गया। अब आप देखें प्रकाश किरण जो है ये वाली जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? अब आप देखेंगे पृष्ठ A P2B के लिए अभिलंब कौन सा, N2। अभी इस अपवर्तित प्रकाश किरण का जो मार्ग था वो ये था। अब चूंकि इस अभिलंब से दूर हटेगी यानी कि ये जो प्रकाश किरण है वो इस ओर आएगी। क्लियर? तो हम मान के चलते हैं कि जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इस प्रकार से झुक जाएगी। क्लियर? और देखें आप ये वाली अपवर्तित प्रकाश किरण और ये वाली अपवर्तित प्रकाश किरण इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा जिसे हमने क्या कह दिया, I कह दिया। क्लियर? तो जो I है वो पृष्ठ A P2B के लिए किसका कार्य करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो इस बात को हम इधर नोट करते हैं, क्या पृष्ठ A P2B के लिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बिंब। तो आप देखो पृष्ठ A P2B के लिए बिंब कौन होगा। आप जानते हैं कि बिंब से हमेशा प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती हैं। तो अब आप देखो पृष्ठ A P2B पर जो आपतित प्रकाश किरण है वो ये है, ये वाली है। यही तो आपतित प्रकाश किरण है पृष्ठ A P2B के लिए, और पृष्ठ A P2B के लिए ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो अब आप देखो ये आपतित प्रकाश किरण है वो कहां से आ रही है। तो आप इस प्रकाश किरण का पीछे की ओर बढ़ाएं, कहीं अस्तित्व दिखाई दे रहा है आपको, इधर कहां से आ रही, कहीं अस्तित्व दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यानी कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है पृष्ठ A P2B के लिए उसका पीछे यहां कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस आपतित प्रकाश किरण को अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो कहां से आ रही है, I डैश से आ रही है। कहने का मतलब क्या है, पृष्ठ A P2B के लिए जो I डैश होगा वो किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। और कैसा बिंब, आभासी बिंब। कैसा बिंब, आभासी बिंब। आभासी क्यों, क्योंकि जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो I डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है। क्यों, अगर हम इस आपतित प्रकाश किरण को कहीं पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं अस्तित्व तो नहीं है, अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें तो I डैश पर जा रही है। क्लियर? तो आपको क्या प्रतीत होगा कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है पृष्ठ A P2B के लिए वो कहां से आ रही है, I डैश से आ रही है। तो I डैश पृष्ठ A P2B के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का करेगा। और कैसा बिंब होगा, आभासी बिंब होगा। क्लियर? अब पृष्ठ A P2B के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो कौन होगा, आप देखें, I। क्लियर? अब यहां ध्यान दें कि इस लेंस AB के पृष्ठ A P1B और A P2B के द्वारा जो संयुक्त रूप से प्रतिबिंब बनता है वो कौन होता है, I होता है। क्लियर? अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। क्लियर? और ये कब होता है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में
प्रवेश करे। क्लियर। इस बात को समझने के लिए आप हमारा जो पिछला लेक्चर था गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, उसे देख सकते हैं। क्लियर। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले आप पृष्ठ ए P1 B के लिए इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो क्या है, देखें आप कि जब पृष्ठ A P1 B की बात करेंगे तो देखो आपकी जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन में। यानी कि ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम फॉलो हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, N2 अपॉन V। V क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। तो पृष्ठ A P1 B के लिए जो प्रतिबिंब है वो I डैश है। क्लियर। तो I डैश की हम दूरी जो मान के चलते हैं वो मान लेते हैं B डैश। क्या मान लेते हैं, B डैश। क्लियर। और आपतित प्रकाश किरण की जो दिशा है वो इस ओर है। तो जब आपतित प्रकाश किरण की दिशा इस ओर है तो इस ओर की सभी दूरियां धनात्मक होंगी और इस ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। कहने का मतलब लेंस के इस ओर की दूरियां धनात्मक और लेंस के इस ओर की दूरियां ऋणात्मक। क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, N2 अपॉन V डैश। क्लियर। माइनस N1 की जगह N1 और U की जगह। अब आप देखो पृष्ठ A P1 B के लिए जो बिंब है वो कौन है, O है, क्योंकि यहां पे आपको क्या चाहिए, बिंब की दूरी। तो हम इस बिंब की जो दूरी है उसको लिखते हैं माइनस U। क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका U आ जाएगा। क्लियर। आगे क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R। R क्या होती है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो पृष्ठ A P1 B की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं R1 और इक्वेशन बना देते हैं फर्स्ट। क्लियर। अब हम देखेंगे पृष्ठ A P2 B के लिए। अब आप देखें जब पृष्ठ A P2 B की बात करेंगे तो जो पृष्ठ A P2 B के लिए आपतित प्रकाश किरण है वो ये है, और जो आपतित प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम में है, और जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम में है। कहने का मतलब क्या है, पहले से अपोजिट हो गया। पहले क्या था, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान दें कि जहां पर N2 है वहां क्या कर देना है, N1, और जहां N1 है वहां क्या कर देना है, N2। जहां N2 है वहां क्या कर देना है, N1, और जहां N1 है वहां क्या कर देना है, N2। क्योंकि माध्यम ही तो चेंज हो रहा है। पहले आपका क्या था, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी। अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो माध्यम ही तो बदला। क्लियर। तो आपको N2 की जगह N1 कर देना है और N1 की जगह N2 कर देना है। क्लियर। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां से देखें सूत्र से क्या लिखेंगे, N2 की जगह N1 अपॉन V। V क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो पृष्ठ A P2 B के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I बन रहा है, और इस डिस्टेंस को हमने क्या दिया, V। क्या कह दिया, V। तो यहां पे क्या आ जाएगा, N1 अपॉन V। माइनस आगे चिन्ह है तो हमने यहां माइनस लगा दिया। यहां N1 लिखा है लेकिन N1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, N2। तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन नीचे क्या लिखा है, U। U क्या होती है, बिंब दूरी। तो अब आप देखें पृष्ठ A P2 B के लिए जो बिंब है वो कौन है, I डैश है। क्लियर। और I डैश की जो डिस्टेंस है वो क्या है, V डैश। क्या है, V डैश। तो हम यहां लिख देंगे N2 अपॉन B डैश बराबर, आगे क्या हो जाएगा, N2 की जगह N1 माइनस N1 की जगह N2 बट्टे R2। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम R2 मान लेते हैं। इसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। कहने का मतलब क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्लियर।
तो जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो दोनों समीकरणों की LHS को एक साइड में जोड़ दो और RHS को एक साइड में जोड़ दो। कहने का मतलब दोनों समीकरणों की LHS को LHS में जोड़ दो और RHS को RHS में जोड़ दो। तो पहले समीकरण 1 की LHS को हमने लिखा, क्या लिखेंगे, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U। ठीक है, तो समीकरण 1 की LHS को हमने लिख लिया यहां। अब समीकरण 2 की LHS को हम यहां लिखेंगे। लिखने से पहले आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहां लगा लिए प्लस का चिन्ह, प्लस क्या होगा, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश। क्लियर, LHS को LHS में जोड़ दिया और RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो अब हम इधर RHS लिखेंगे। समीकरण 1 की RHS क्या है, देखें आप, N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस ऐड कर रहे हैं, तो समीकरण 2 की RHS देखो क्या है, N1 माइनस N2 अपॉन R2। क्लियर, समीकरण 1 की LHS प्लस समीकरण 2 की LHS बराबर समीकरण 1 की RHS प्लस समीकरण 2 की RHS। क्लियर, अब आप आगे देखें कि ये जो N2 अपॉन B डैश है वो प्लस का है और यहां N2 अपॉन B डैश है वो माइनस का है, तो इससे ये हो गया कैंसिल। क्लियर, तो यहां क्या बचा आप देखें, माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V बराबर, हमने यहां से N2 माइनस N1 को ले लिया कॉमन, तो हमने N2 माइनस N1 को कॉमन लिया। तो यहां देखो N2 माइनस N1 है तो कॉमन ले लिया, यहां रख लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1। आगे देखो यहां क्या है, N1 माइनस N2, लेकिन आप कॉमन क्या ले रहे हो, N2 माइनस N1, तो यहां लगा दिया हमने माइनस का चिन्ह और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R2। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि आप देखो यहां पे क्या है, N1 माइनस N2 और आप कॉमन क्या ले रहे हो, N2 माइनस N1, तो आपने क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह। क्लियर, तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से N1 कॉमन हो रहा है, तो N1 को हमने लिया कॉमन, तो क्या हुआ, 1 अपॉन U काय का, माइनस का, प्लस 1 अपॉन V बराबर N2 माइनस N1 और आगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, अब आप थोड़ा ध्यान दें, इस N1 को हम उधर ले जा रहे हैं ट्रांसफर करके, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन V प्लस का है तो उसे पहले लिख दिया 1 अपॉन V, और ये जो 1 अपॉन U है वो माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाया, 1 अपॉन U, और N1 को उधर भेजा, चूंकि N1 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन N1 और आगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, तो क्या हो जाएगा आगे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। आगे सॉल्व करेंगे, देखो N1 का इन दोनों में अलग अलग भाग लगाया तो क्या होगा, N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 और आगे क्या आएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, तो यहां पे हम सेम लिख देंगे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। N2 अपॉन N1 को अपन क्या लिख सकते हैं, N2 1, N1 से N1 कैंसिल तो क्या आया, माइनस 1, आगे क्या होगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, आगे हम कंडीशन लगा देंगे, यदि U बराबर अनंत, तब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। क्लियर, जब आपका बिंब अनंत पर होगा तो बिंब की दूरी अनंत हो गई, और जब आपका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर होगा तो प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी के बराबर हो गई। तो आगे क्या लिख देंगे आप, समीकरण 3 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन F, B की जगह क्या लिखा आपने, F माइनस 1 अपॉन अनंत, U की जगह अनंत रखा, बराबर क्या होगा, N2 1 माइनस 1, आगे क्या होगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 बटे अनंत आप जानते हैं किसके बराबर होता, शून्य के, तो ये पूरा ही पद शून्य हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे F बराबर N2 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, ये जो आपका है इसे ही हम कह देते हैं लेंस मेकर्स सूत्र या लेंस निर्माताओं का सूत्र। क्लियर, अब इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देखेंगे। उन पॉइंट्स को देखने के लिए आप थोड़ा यहां समझ लें कि जो लेंस का अपवर्तनांक है उसको हमने N2 माना है
और बाहर जो विरल माध्यम होगा, चाहे वो जल हो चाहे वो हवा हो, उसका जो अपवर्तनांक माना है वो माना है n1। क्लियर? तो अब हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। तो आप देखें, ये हमने लेंस मेकर सूत्र लिखा, इसको थोड़ा सरल करके क्या लिख दिया, 1/f बराबर n21 को हमने क्या लिखा, n2/n1 माइनस 1, आगे सेम लिख दिया हमने 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे हमने शो कर दिया n2 क्या है और n1 क्या है। हम आपको बता भी चुके हैं, n2 क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और n1 क्या है, लेंस के चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, लेंस के चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि n2 बराबर n1, कहने का मतलब क्या है कि लेंस का अपवर्तनांक और लेंस के चारों ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आप इस सूत्र से देखें क्या होगा, 1/f बराबर n2 अपॉन क्या है, n1 है, तो n1 की जगह हमने n2 को ही पुटअप कर दिया, n2 अपॉन, और n1 की जगह n2 लिखा -1, आगे क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। आप देखेंगे n2 से n2 कैंसिल, तो क्या हुआ 1/f बराबर 1 माइनस 1, आगे क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 से जब आप 1 को निकालोगे तो कितना आएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो 0 आएगा। तो यहां से आपको f को निकालना है, तो हमने दोनों को उल्टा करके लिखा, तो f बराबर क्या हो गया 1/0। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, अनंत। यानी कि जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और लेंस के चारों ओर जो माध्यम मौजूद है उसके अपवर्तनांक बराबर हो जाएंगे, तो आपके लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात आपका जो लेंस है वो एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा। क्या करेगा, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर? अब हम देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट। तो आपका सेकंड पॉइंट है, यदि n2 इज लेस देन n1, इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, n2/n1 इज लेस देन 1। कहने का मतलब क्या है, n2/n1 का मान 1 से कम है। ठीक है, हम इस सूत्र को देखेंगे तो क्या होगा, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1, आगे क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? यहां से हम इतने को सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, n2/n1 माइनस 1 बराबर, ध्यान दें n2/n1 की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, और यहां पर कितना है 1। तो देखो पॉजिटिव की वैल्यू कम है और नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। क्लियर? तो जब ये वाली वैल्यू ऋणात्मक आएगी तो क्या होगा, जैसे आपने कोई उत्तल लेंस लिया तो उसकी फोकस दूरी क्या थी, पॉजिटिव, और आपने उस उत्तल लेंस को ऐसे माध्यम में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। कहने का मतलब उत्तल लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। अगर आपने अवतल लेंस लिया तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर? और आपने उस अवतल लेंस को ऐसे माध्यम में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इसके हिसाब से नेगेटिव का मल्टीप्लाई, और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, आपका जो ये अवतल लेंस है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति। कहने का मतलब क्या है कि जब आप लेंस को ऐसे माध्यम में डुबो देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, तो लेंस की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो है, यदि n2 इज ग्रेटर देन
n1। कहने का मतलब क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हो और लेंस के चारों ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कम हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, n2/n1 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n2/n1 का मान 1 से ज्यादा है। तो हम इस सूत्र से देखेंगे क्या होगा, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1 और आगे 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। तो अब आप देखो कि n2/n1 का मान 1 से ज्यादा है, यानी कि प्लस की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है और वो माइनस की जो वैल्यू है वो 1 है। कहने का मतलब n2/n1 माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, इस बात की चर्चा है। तो n2/n1 का मान 1 से ज्यादा है और जो n2/n1 है वो प्लस का है। कहने का मतलब प्लस की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है और माइनस की वैल्यू है वो 1 है, अर्थात प्लस का ज्यादा है और माइनस का कम है, तो वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक। कैसी आएगी, धनात्मक। यानी कि जब ये वैल्यू धनात्मक आएगी तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तल लेंस की भांति और अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो फिर फर्क किस पे पड़ेगा, तो जब ये स्थिति होती है तब आप नोट कर लेना, लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। किसमें वृद्धि हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी में। क्लियर। जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा और लेंस के चारों ओर जो माध्यम उपस्थित है उसका अपवर्तनांक कम होगा तो लेंस की फोकस दूरी में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका न्यूमेरिकल है, यदि जल से भरे पात्र में वायु का बुलबुला बने तो वह किस लेंस की भांति व्यवहार करना है, उत्तल लेंस की भांति या अवतल लेंस की भांति। तो हम आपको एक हिंट दिए देते हैं कि जब वायु का बुलबुला बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा बुलबुला। तो देखो इसका कोई सा भी पृष्ठ लें आप तो वो उभरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा लेंस है। क्लियर। और इसे हमने किस में डुबो दिया है, जल में, यानी कि बुलबुला किस में बन रहा है, जल में। अब आप हमने जो कंसेप्ट बताए हैं उनका यूज कर लेंगे और जो भी आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। दूसरी बात यह है कि इस लेंस मेकर्स सूत्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल इस साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आया था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।